गलती से श्रीलंकाई सीमा में पहुंचे भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई सरकार ने अब रिहा कर दिया है। सभी 15 मछुआरे भारतीय राजनयिक अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। अधिकारियों ने मेडिकल जांच की और मछुआरों के लिए आपातकालीन पासपोर्ट की भी व्यवस्था की, जिन्हें फिर कोलंबो से चेन्नई हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें, गलती से श्रीलंकाई सीमा में भारतीय 15 मछुआरे पहुंच गए थे, जिन्हें श्रीलंका नौसेना द्वारा पकड़ लिया गया था। इन मछुआरों ने गलती से समुद्री सीमा IMBL को पार कर लिया था। काफी जद्दोजहद के बाद भारतीय अधिकारियों की मदद की अध्यक्षता में मछुआरों की रिहाई की गई और उन्हें भारत वापसी बुलाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। स्कूल छात्राओं के साथ छेड़खानी और शोषण के मामले में बाबा चैतन्यानंद को अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, यानी अब बाबा जेल में रहेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस को जब उन्होंने रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया था तो उसके बाद 5 दिन की कस्टडी मिली थी, जिसमें बाबा के अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस गई थी, जिनमें अल्मोड़ा भी है और कई स्थान हैं, और साथ में बाबा को लेकर उस इंस्टीट्यूट में भी गई थी, जिस इंस्टीट्यूट में इन छात्राओं को बुलाकर ब्लैकमेल करने और तंग करने, छेड़खानी करने, शोषण करने का आरोप बाबा पर लगा था। इसके बाद अब कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो पुलिस ने आगे रिमांड की मांग नहीं की और आरोपी बाबा चैतन्यानंद के वकील की तरफ से 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो मूव की गई थी, और 3 एप्लीकेशंस में से एक सीजर मेमो पर काउंटर साइन, उसके अलावा मेडिसिन्स की बात जो है, मेडिसिन, कपड़े और जो खाना है, जो सन्यासी फूड, उसकी मांग जो है वो की गई थी, जिसमें से सीजर मेमो वाली बात मान ली गई है। लेकिन बाकी 2 एप्लीकेशंस पर कल यानी कि शनिवार को सुनवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। पलवल के 2 युवकों को जो पाकिस्तानी दूतावास के जरिए पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने के आरोप में जिनको अरेस्ट किया था, उसमें दोनों आरोपियों को पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी भेज दिया है। दोनों को अपडेट कराना चाहेंगे। एक युवक था पलवल के आलीमेव गांव का रहने वाला तौफीक खान और दूसरा युवक कोट गांव का रहने वाला वसीम अकरम। इन दोनों से खुफिया जानकारी मिलने के बाद में पलवल CIA स्टाफ ने अरेस्ट किया था और उसके बाद उनसे पर्याप्त साक्ष्य सबूत जुटाने के बाद आज फिर से कोर्ट में पेश किया था। आज पेश किए गए वसीम अकरम को भी जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया और उससे पहले जो तौफीक खान जो आलीमेव का रहने वाले था, उसका 5 दिन का रिमांड परसों खत्म हो गया था। उसके रिमांड अवधि होने के बाद में उसको भी जुडिशियल कस्टडी भेजा चुका है। इस संबंध में जांच एजेंसियों का कहना है कि दोनों से पर्याप्त सबूत प्राप्त हुए हैं और दोनों के साक्ष्यों को अदालत में रखा जाएगा। ये हमने पहले तौफीक को अरेस्ट किया था, तौफीक का रिमांड सीख किया था हमने, जब तौफीक का रिमांड ले लिया तो उसके बेस पे हमने सेकंड एक्यूज को अरेस्ट किया, उसका नाम है वसीम अकरम। तो आज हमने पहले तौफीक को जुडिशियल रिमांड पे भेजा, उसके बाद वसीम अकरम का हमने फर्दर 2 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने हमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। कुछ रिकवरी करनी है, थोड़ा इंटरोगेशन करना है कि हम उसको आगे रिकवरी करनी, जैसे भी होगा तो उसको दोबारा फिर जुडिशियल भेजेंगे। हाँ, वहाँ उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया तौफीक को, और वसीम अकरम का पुलिस रिमांड लिया हमने। न्यूज स्टेट पलवल, गुरुदत्त गर्ग। ATS की गिरफ्त में आए मुजाहिदीन आर्मी के सदस्यों से जब पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल इन लोगों ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे और उन ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को जोड़ते थे, उसमें भड़काऊ पोस्ट डालते थे, भड़काऊ वीडियो डालते थे, ताकि उसमें कोई सदस्य रिएक्शन दे तो उसकी पहचान की जा सके। जो सदस्य रिएक्शन देता था, उस पर गंभीरता से बात करता था, उसको अलग अलग छोटे ग्रुपों में जोड़ा जाता था, ताकि जो इनके मंसूबे हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी एक फौज बनाई जा सके। कोशिश ये थी कि हर इलाके का अलग अलग ग्रुप हो ताकि समय आने पर इनको इस्तेमाल कर लिया जाए।
जब छोटे ग्रुप बनते थे उसमें भी भड़काऊ पोस्ट डाले जाते थे, ताकि जो इनके अंदर का गुस्सा है, इनके अंदर की जो नफरत है, उसे जिंदा रखा जा सके और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लखनऊ से विडोनंदी पराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी के फेल होने से 9 बच्चों की मौत के मामले ने प्रशासन की नींद हराम कर दी है। एक तरफ प्रशासन जो कॉम्बिनेशन सिरप है उसको बंद करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जबलपुर के फार्मासिस्ट पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। चेन्नई से जबलपुर होते हुए छिंदवाड़ा ये कॉम्बिनेशन सिरप आया था, कोल्ड्रिप और नेक्स्टो डीएस, जो बच्चों को दिया गया और भारी मात्रा में देने के कारण बच्चों की किडनी खराब हुई। फिलहाल जबलपुर में कड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। 3 फार्मासिस्ट के ऊपर कार्रवाई हुई है और छिंदवाड़ा और परासिया के भी फार्मासिस्ट पे कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है। अभी वर्तमान में 3 बच्चे नागपुर में डायलिसिस पर अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं देखना होगा कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग इस तरह के कॉम्बिनेशन सिरप पर क्या कार्रवाई करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सईद के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट। बागपत में धार्मिक भावनाओं से जुड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां असारा गांव के एक हिंदू युवक ने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें, रामाला थाना क्षेत्र के असारा गांव का मामला है, जहां सुशील शर्मा नाम के हिंदू युवक ने मुस्लिम धर्म अपनाया है और उसने प्रशासन में साफ तौर पर बताया कि उसको दुर्गा माँ के जागरण की अनुमति नहीं दी गई थी, जिससे वो हताश और आहत हुआ और उसने मुस्लिम धर्म अपनाया है। मस्जिद में नमाज अदा करने जब पहुंचा, उसके बाद बाहर निकलते ही पुलिस ने हालांकि उसको हिरासत में लिया है। वहीं सवाल बागपत के प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर दोनों पर खड़ा होता है कि उसको माँ दुर्गा के जागरण की परमिशन नहीं दी, जिसके कारण आज एक युवक जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म से, उसने मुस्लिम धर्म अपनाया है। फिलहाल सवाल बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं क्षेत्र में हड़कंप देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, जो सुशील जो युवक है उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और उसके पीछे पूरा मामला क्या है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से युवक ने साफ तौर पर बताया कि उसको दुर्गा जागरण की अनुमति नहीं दी गई थी, उससे वो आहत हुआ है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और पूरे प्रकरण को गंभीरता से ले रही है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर दर्शन करने पहुंची युवती को जब कर्मचारियों ने रोका तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल उन छोटे कपड़ों में कर्मचारियों ने उस युवती को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद महिला ने काफ़ी हंगामा वहां खड़ा कर दिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। हरिद्वार में ये पहला मौका नहीं है कि जब छोटे कपड़े पहनकर युवतियों को दर्शन करने से रोका गया हो। इससे पहले भी कई मंदिरों में इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जिसको लेकर कि लगातार मंदिरों में ड्रेस कोड का पालन करने और उसको लागू करने की बात सामने आती रही है। लेकिन फिलहाल जो धर्माचार्यों की ओर से बयान आ रहे हैं उसी में यही है कि लोगों को अपने विवेक से ये देखना होगा कि आखिर धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका अनुपालन किस तरह से किया जाए और इस तरह से छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में दर्शन करने युवतियों को नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को स्त्रियों की स्वतंत्रता से लेकर भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस पूरे वीडियो की जो भर्त्सना है वो लोग कर रहे हैं और लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इसे ट्रोल भी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर इस वीडियो ने इस बहस को जन्म दे दिया है कि मंदिरों में या धार्मिक स्थलों में छोटे कपड़े पहनकर युवतियों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई ड्रेस कोड होना चाहिए। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। संभल में प्रशासन के बुलडोजर के खौफ से खुद नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद अवैध मस्जिद को तोड़ना शुरू किया।
दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के रावा बुजुर्ग गांव का है, जहां पर गुरुवार को प्रशासन की जो बिल्डोजर घर जाता, जहां पर जो जनता मैरिज हॉल था अवैध रूप से सरकारी तालाब की जमीन पर बना हुआ था, उसके बाद 4 बिल्डोजरों के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन आज शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज थी और उसी नमाज के बाद जो नमाजी थे उन्होंने पहले जो अवैध मस्जिद था उसमें नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने अपनी जो मस्जिद को तोड़ना शुरू किया। दरअसल बता दें कि जिस तरीका से संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उनको उन्होंने 4 दिन की समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि हमें 4 दिन का समय दीजिए और जो अवैध मस्जिद है उसका हम अवैध निर्माण अपने हाथों से खुद तोड़ना शुरू करेंगे। तो लेकिन गुरुवार को भी कुछ मजदूरों को लगा करके अवैध मस्जिद को तोड़ने का कार्य किया गया था। लेकिन आज शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उनके द्वारा जो मजदूरों को लगा करके और नमाजियों ने खुद हथौड़ा लेकर के अवैध मस्जिद पर तोड़ने का कार्य शुरू किया। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। अगर आपने कोई चीज़ कोई इलेक्ट्रॉनिक EMI पर खरीदी है और आप उसका EMI नहीं भर रहे हैं तो बैंक चाहे तो उस इलेक्ट्रॉनिक को, उस चीज़ को दूर बैठकर ही बंद कर सकती है। जी हाँ, RBI एक ऐसा ही सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है ताकि जो छोटे सामान का बैंक डिफ़ॉल्ट होता है वो रोका जा सके। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेक एक्सपर्ट अंकुर पुरानिक हैं। उनसे समझते हैं कि कैसे दूर बैठकर आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके वॉशिंग मशीन को, आपके रेफ्रिजरेटर को कोई बंद कर सकता है। बिल्कुल। सो दिस इज़ नॉट टू मच न्यू कंसेप्ट। ऐसी चीज़ें हम लोग रिमोट से कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जो स्मार्ट डिवाइसेस है लाइक योर टेलीविज़न सेट इज़ देयर, वॉशिंग मशीन इज़ देयर, ACs है, जो ऑलरेडी स्मार्ट इनबिल्ट उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी होता है, IoT यूज़ होता है, तो उसमें ऑलरेडी ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द कंपनीज और द बैंक टू गेट एक्सेस टू दिस प्रोडक्ट और अप्लायंस। एंड अगर डिफ़ॉल्टर है, अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो उस डिवाइस को वो रिमोटली भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स वगैरह है उनमें भी ऐसी सिस्टम्स जो है वो बिठाई जा सकती है जिसमें IoT एंड सिम कार्ड यूज़ होता है कनेक्टिविटी के लिए। सो कोई भी चीज़ रिमोटली अगर आपको ऑन करनी है या ऑफ़ करनी है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसको कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। तो ये कनेक्टिविटी एक बार आ जाती है, वेदर थ्रू वाईफाई और थ्रू सिम कार्ड या थ्रू IoT, तो ईज़िली जो बैंक्स या इंस्टीट्यूट्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो एक डिफ़ॉल्टर के नॉन पेमेंट की वजह से उसको बंद करना चाहते हैं, तो ईज़िली रिमोट लोकेशन से उसको वो टर्न ऑफ कर सकते हैं। आफ्टर द पेमेंट इज़ मेड इट कैन टर्न ऑन अगेन। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। देहरादून चिड़ियाघर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव प्राणी सप्ताह की शुरुआत की और इस वक्त मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने जो वन्य जीवों से होने वाली जनहानि है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उसके लिए जो एक धनराशि होती है जो कंपनसेट करने के लिए किसी को हानि हो जाती है या किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मुआवजे की जो राशि है वो बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य की लगभग 14.77% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य विहारों के पास है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है और राष्ट्रीय किसी भी प्रदेश में इतनी भूमि वन्य विहार के या राष्ट्रीय उद्यानों के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस वन्य प्राणी सप्ताह को पूरे एकदम बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाया जाना चाहिए और इसमें उत्तराखंड को उन्होंने एक और नई भूमिका में बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी में जो संतुलन बनाकर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वो वाकई देखने लायक। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का वार्षिक क्लोजर इस समय शुरू हो चुका है और पहला दिन ये क्लोजर का है और इस समय हम लोग हर की पौड़ी पर, आप देखिए किस तरह से हर की पौड़ी पहले दिन ही जल विहीन दिख रही है। और हालांकि जो दावा किया जा रहा था कि हर की पौड़ी पर जल छोड़ा जाएगा, लेकिन पहले दिन ही हर की पौड़ी पर जल नहीं है। स्नान करने जो लोग पहुंच रहे हैं उनको काफी दुख भी हो रहा है क्योंकि वो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने आते हैं। आप कहाँ से आए? मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप?
बीकानेर से आए। बीकानेर से आए हैं। कहाँ गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं? गंगा स्नान के लिए आए, वो अस्थियां विसर्जन करने के लिए आए। लेकिन जल तो है ही नहीं। जल तो नहीं है, मैंने उनको भी बोला था, बोला जल अभी छोड़ा नहीं गया है। मैं लोकल ऋषिकेश से हूँ सर। ठीक है। हर की पौड़ी पे स्नान करने के लिए आए? हालांकि आचमन करने आया है क्योंकि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, मैं हमेशा गेस्ट लेके आता रहता हूँ। लेकिन इस समय मेरे साथ इजराइल से हमारे सर हैं। लेकिन जिस तरह से हर की पौड़ी पे जल नहीं है, यस सर, तो उनको भी हुआ होगा। हाँ सर, एक्चुअली जैसे गंगा को हर साल ये साफ करते हैं, तो इस समय क्योंकि दशहरा कल तक भीड़ था, इन्होंने रात से पानी रोक दिया है, तो सफाई भी जरूरी है। ये पवित्र ब्रह्मकुंड है, हर की पौड़ी है, और जो तीर्थ यात्री हैं वो तीर्थ यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि कार्तिक का पवित्र मास है और कार्तिक का महीना जो होता है वो काफी पवित्र माना जाता है धार्मिक लिहाज से भी। लेकिन यहाँ जो स्नान करने आ रहे हैं वो यहाँ स्नान न करके, आप देखिए मैं वो तस्वीर दिखाना की कोशिश करूंगा कि गंगा के उस तरफ मालवीय घाट की तरफ वो लोग पहुँच कर वहाँ स्नान कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ी जल दिखाई दे रहा है और स्नान लायक जल है। तो हर की पौड़ी का पवित्र ब्रह्मकुंड छोड़कर वो लोग पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा अगर विभागीय बात करें, क्योंकि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का कहना यही है कि हम लोग हर की पौड़ी पर जल छोड़ेंगे लेकिन शाम आरती तक, तो कह सकते हैं आज पूरा दिन कहीं ना कहीं बिना जल के हर की पौड़ी रहेगी। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर सामान्य हो गया है। नदी अपने मूल बहाव स्थान पर बह रही है, लेकिन नदी किनारे स्थित घाट पूरी तरह से मलबे में दबे हुए हैं। घाटों में रेत भरी हुई है और घाटों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। मानसूनी सीजन में घाटों को भारी नुकसान पहुंचा है। घाट बदहाल की स्थिति में खड़े हैं। जो घाट पहले पर्यटकों और स्थानीय लोगों से गुलजार रहते थे, वे घाट आज बदहाल स्थिति में खड़े हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बने घाट आज खतरे की जद में आ गए हैं। घाटों की सुध देने वाला कोई नहीं है। घाटों की दुर्दशा को देखते हुए पर्यटकों ने भी अब घाटों पर जाना छोड़ दिया है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जामनी राजगढ़ में माता विसर्जन के दौरान एक बड़ा ही दुखद हादसा हो गया। यह हादसा जो है पंधाना विधानसभा क्षेत्र के जामनी राजगढ़ में हुआ है, जहां पर माता विसर्जन करने गए ट्रैक्टर ट्राली जो है आपना नदी में जा गिरी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं जो गंभीर घायल है उनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। और आज मृतक के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे और सभी को पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी गई है। यूपी उत्तराखंड के लिए अखिलेश ठाकुर। सहारनपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर पुलिस ने एक ट्रक से 10.77 किलोग्राम अफीम बरामद की है। इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर आकी जा रही है। इसी के साथ पुलिस ने ट्रक जब्त किया है और 4250 रुपए जो है बरामद किए हैं। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया है कि पुलिस 2 अक्टूबर को चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक ट्रक टमाटर लेकर जाते हुए दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके अंदर कपड़े में अफीम छिपाकर रखी हुई थी। छानबीन करने पर पता चला कि ट्रक में कुल 22 टन टमाटर थे जो पंजाब के जलंधर मंडी भेजे जा रहे थे। पूछताछ में सामने आया है कि यह अफीम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अनिल कुमार से लाई गई थी। आरोपी नसीब ने बताया है कि उसने अपने हेल्पर जिले खां और अरुण के साथ मिलकर अनिल कुमार से माल खरीदा था। प्रति किलो पर उसे और उसके साथी को 5000 रुपए देने की बात तय हुई थी। आरोपी जिले खां ने बताया कि वो पहली बार नसीब के साथ आया था और अरुण की पुरानी पहचान थी। अनिल को वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। आरोपी अरुण ने पुलिस को बताया कि मंदसौर निवासी अनिल से उसकी पहचान ट्रक ड्राइवरों के जरिए हुई थी। अनिल से अफीम लेकर उसे पंजाब के जसबीर को सौंपना था। इसी के साथ अब पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर ट्रक जब्त कर लिया है और आगे इस चैन को खंगालने में लगी हुई है कि ये अफीम आखिर पहले भी कितनी मर्तबा मध्य प्रदेश से पंजाब पहुंचाई गई है और इसके साथ कौन कौन अन्य लोग जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।